वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट एंटिटीज़ में एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं स्प्रिंग 2020 से, और इसका टाइटल है चोंगटर इंटरनेशनल हॉस्पिटल। 18 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के अंदर पहले हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स को एक नज़र देख लेते हैं। बंस वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नॉन करंट एसेट बन जाएगा। कैफेटेरिया की सेल्स हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस, डोनेशन ऑफ बंस वार्ड, एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट फॉर वॉक ऑन डायबिटीज डे, फीस फ्रॉम पेशेंट्स, जनरल डोनेशंस, जनरल फंड, इन्वेंट्रीज कैफेटेरिया मेडिसन और सप्लाइज की। उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट, मिसलिनियस एक्सपेंसेस, अदर फिक्स्ड एसेट, पेबल्स, परचेजेस भी, जिस तरह इन्वेंट्री 3 अलग दी हुई हैं तो परचेजेस भी अलग अलग दी हुई हैं कैफेटेरिया मेडिसन एंड हॉस्पिटल सप्लाइज की। रिसीवेबल्स जो पैनल पे कॉर्पोरेट्स हैं उनका, रेंट, स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज़ डे, तो ये स्पॉन्सरशिप भी मिल रही है, ऊपर एक्सपेंस भी है, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं और जो स्पॉन्सरशिप से पैसे मिल रहे हैं वो कम हैं, तो ये नेट एक्सपेंस शो हो जाएगा। सैलरीज हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और यूटिलिटीज़। तो ये ट्रायल बैलेंस है जो कि गिवन है। इसका मतलब है कि ये डबल एंट्री सिस्टम यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट्स भी होंगी, तो उसको देखते हैं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाइज वाज ₹25.8 million and ₹13.8 million respectively. Medicines costing ₹3.1 million were found expired. Medicines are only used to treat admitted patients and are not sold separately. तो जो मेडिसिन के क्लोजिंग स्टॉक है उसके अंदर हमें एडजस्टमेंट करनी है। जो एक्सपायर मेडिसिन है उनको हमने राइट ऑफ कर देना है, लेकिन ये नॉर्मल लॉस कंसीडर होगा क्योंकि मेडिसिन का एक्सपायर होके लॉस होना ये एक नॉर्मल सी बात है। ये एबनॉर्मल लॉस नहीं है। कोई थेफ्ट या एक्सीडेंट वगैरह या डैमेज की वजह से नुकसान होता तो उसे एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करते। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है कि ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री कुड नॉट टेक प्लेस। गुड्स आर सोल्ड इन कैफेटेरिया एट अ ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल्स। तो सेल्स की वैल्यू जिस तरह से हमें पता है तो उससे हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेंगे, और कॉस्ट ऑफ सेल्स जब हमारे पास आ जाएगी तो उसकी बेस पर हम क्लोजिंग इन्वेंट्री वगैरह को भी कैलकुलेट कर सकेंगे। रेंट आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड वाज ₹1.4 मिलियन। तो इसका मतलब है कि रेंट में एक्रूवल की एडजस्टमेंट है। 15% ऑफ सैलरीज एंड 10% ऑफ रेंट आर रिलेटेड टू कैफेटेरिया। तो इसको कैफेटेरिया में ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन सैलरीज हमारे पास दो किस्म की हैं, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की और दूसरी डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ की। डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ का तो कोई लिंक नहीं बनता कैफेटेरिया से। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरीज को हम कैफेटेरिया के अंदर भी इंकॉर्पोरेट कर देंगे। हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ ऑफ ₹48.6 मिलियन वर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू द पेशेंट्स। इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। एक अगर चैरिटी हॉस्पिटल है तो उसका तो मकसद ही फ्री ऑफ कॉस्ट जो है बेनिफिट प्रोवाइड करना होता है, चाहे वो पार्शली करे या फुली करे। तो ये डिस्क्लोज किया जा सकता है इनकी किसी रिपोर्ट में, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। अगर आपने रेवेन्यू नहीं जनरेट किया और उसके अगेंस्ट आपने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किए हैं तो आपका नेट डेफिसिट आ जाएगा, दैट्स ऑल। वॉक ऑन डायबिटीज़ डे वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2019, यानी हमारे ईयर एंड से पहले। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द इवेंट अमाउंटिंग टू ₹1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एंड अनरिकॉर्डेड एट ईयर एंड। तो ये एक्सपेंसेस को के एक्रूवल को हमने रिकॉर्ड करना है। मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹36.8 मिलियन वर रिसीव्ड एज डोनेशन। दीज हैव बीन ब्रॉट इन टू यूज़ बट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो इस इक्विपमेंट के ऊपर हमें डोनेशन में भी कंसीडर करना चाहिए और इसे एसेट्स में ऐड करना चाहिए। डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे 15% पर एनम के हिसाब से चार्ज करनी है। तो हमें दो किस्म के, एक मेडिकल इक्विपमेंट का एसेट दिया हुआ है, एक अदर फिक्स्ड एसेट दिए हुए हैं, तो इन पर हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी। रिक्वायरमेंट ये है कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। तो जो टिपिकल रिक्वायरमेंट्स हैं इनको हमने फॉलो करना है। इसके लिए हम एक जो है पेज वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर को एलोकेट कर देते हैं। चोंगटर इंटरनेशनल हॉस्पिटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। इसमें हम इनकम्स को मेंशन कर देंगे रुपीज़ इन मिलियन में, जैसे ट्रायल बैलेंस में डाटा दिया हुआ है वैसे ही हम फॉलो करेंगे, और फिर एक्सपेंडिचर्स मेंशन करेंगे। एंड में हमारे पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाएगा। सेकंड पेज पर हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेते हैं। ये पार्ट बी की रिक्वायरमेंट है। चोंगटर इंटरनेशनल हॉस्पिटल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2019। इसमें जो हमें फर्दर हेडिंग्स चाहिए वो नॉन करंट एसेट की चाहिए। उसके बाद हमें करंट एसेट्स कैलकुलेट करने होंगे, फंड की कैलकुलेशन करनी होगी। इसमें एक जनरल फंड भी है और एक बर्न्स वार्ड फंड भी है, तो दोनों को
शो करना होगा। और लॉन्ग टर्म लोन का कोई जिक्र नहीं है, बट देयर आर करंट लाइबिलिटीज़, तो उनको मेंशन कर देंगे। फिर हमें जहाँ वर्किंग की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए एक थर्ड पेज हम वर्किंग के लिए भी यूज़ कर लेंगे जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी। सो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो मेथडोलॉजी होगी वो ये होगी कि हम सबसे पहले ट्रायल बैलेंस की फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे और उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन को वन बाय वन कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बर्न्स वार्ड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये हमारे नॉन करंट एसेट्स के अंदर शो होना चाहिए। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स में ये अमाउंट मेंशन कर देंगे। अभी क्योंकि ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है तो इसकी फाइनल फिगर लिख सकते हैं हम, बिकॉज देयर वुड बी नो डेप्रिसिएशन इम्पैक्ट। कैफेटेरिया की सेल्स, कैफेटेरिया का तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा अलग से ऑपरेशंस का, तो इसकी वर्किंग बना लेते हैं। और सेल्स गिवन है 24.4 मिलियन। देन कैश एंड बैंक बैलेंस, ये करंट एसेट्स में शो हो जाएगा। $8.4 मिलियन। नेक्स्ट डोनेशन फॉर बर्न्स वार्ड, तो ये स्पेशल डोनेशंस हैं तो इनको हम फिर स्पेशल फंड के तौर पे मेंशन कर देते हैं। तो एक तो हमारा जनरल फंड आ जाएगा जिसके अंदर हम सरप्लस या डेफिसिट को ऐड कर देंगे, और एक हमारा जो है स्पेशल फंड बर्न्स वार्ड फंड जिसकी अलग से कंस्ट्रक्शन भी हो रही है वो मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं एक्सपेंसेस एंड गिफ्ट फॉर वॉक ऑन डायबिटीज़ डे। तो ये एक जो इवेंट हुआ है इस इवेंट में हमें नज़र आ रहा है कि हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बाद में इसकी स्पॉन्सरशिप भी है जो कि दी हुई है 2.2 की। तो इनकम कम है एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो इसको हम एक्सपेंसेस में लिख देते हैं। तो अभी हमें क्योंकि स्टेप वाइज हम चल रहे हैं तो 2.6 की अमाउंट जो एक्सपेंसेस की है वो हमने नोट कर ली। देन फीस फ्रॉम पेशेंट हैं तो इनको हम इनकम में रिकॉर्ड कर देंगे 125। देन जर्नल डोनेशंस हैं, इनको भी इनकम के तौर पर रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन डोनेशंस क्योंकि आगे इक्विपमेंट की भी मिल रही है तो इसे हम फाइनल फिगर के तौर पे मेंशन नहीं करेंगे। इसके बाद जनरल फंड की वैल्यू है, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर फंड्स के हेडिंग के नीचे मेंशन कर देंगे। जनरल फंड 195.6। देन वी हैव इन्वेंट्री ऑफ कैफेटेरिया, तो कैफेटेरिया की हम वर्किंग बना रहे हैं उसके अंदर इसको मेंशन कर देंगे। सेल्स के बाद हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी और फिर ओपनिंग स्टॉक आएगा, और ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू हमें गिवन है 4.7। अब जो मेडिसन और सप्लाईज की इन्वेंट्री दी हुई है इसका भी या तो हमें टी अकाउंट बनाना पड़ेगा या एक इसकी वर्किंग इसकी भी देखनी पड़ेगी कि कितना यूज़ हुआ है, क्योंकि इसकी इन्वेंट्री परचेजेज और आगे फिर क्लोजिंग स्टॉक का डाटा दिया हुआ है। तो मेडिसन और हॉस्पिटल सप्लाईज की इन्वेंट्री हम एक सेपरेट वर्किंग बना लेते हैं, सेकंड वर्किंग, और उसके अंदर इनको नोट कर लेते हैं। मेडिसन एंड सप्लाईज और इनकी ओपनिंग इन्वेंट्री जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम मेंशन कर लेते हैं 19.4 एंड 8.5। नेक्स्ट मेडिकल इक्विपमेंट है तो इसमें डेबिट के अंदर भी अमाउंट है और क्रेडिट के अंदर भी। तो ये डिपेंड कर रहा है कि जो डेबिट पे अमाउंट है वो कॉस्ट की है और जो क्रेडिट पे अमाउंट है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की है, तो ये हम नॉन करंट एसेट्स के अंदर मेंशन कर देंगे।
इसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो ये एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर देते हैं। देन अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं, इसमें भी अमाउंट डेबिट में भी है और क्रेडिट में भी। तो डेबिट की अमाउंट कॉस्ट की है और क्रेडिट पे जो अमाउंट है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की है। इसे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मेंशन कर देते हैं। फिर पेबल्स का डाटा हमें दिया हुआ है, तो पेबल्स को हम अपनी करंट लाइबिलिटीज़ में लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव परचेजेज। कैफेटेरिया की परचेजेज उसकी वर्किंग में ऐड हो जाएंगी और मेडिसिन और हॉस्पिटल सप्लाइज़ की परचेजेस को भी उनकी ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर ऐड कर देंगे ताकि यूज्ड अमाउंट कैलकुलेट कर सकें। तो कैफेटेरिया की परचेजेज हैं हमारे पास 16.4 और फिर मेडिसिन की परचेजेज हैं 60.5 और सप्लाइज़ की परचेजेज हैं हॉस्पिटल सप्लाइज़ की 18.7। इसके बाद रिसीवेबल्स हैं जो हम करंट एसेट्स में मेंशन कर देंगे। देन वी हैव रेंट। रेंट की एडजस्टमेंट्स भी हैं आगे, एक्रूवल वगैरह की भी, और एक कैफेटेरिया को भी ट्रांसफ़र होना है, तो रेंट को फाइनल फिगर के तौर पे नहीं लिखेंगे लेकिन एक्सपेंडिचर में मेंशन कर देते हैं। देन स्पॉन्सरशिप फॉर वॉक ऑन डायबिटीज़ है, इसके एक्सपेंस में से जो हमें पैसे मिल चुके हैं उनको लेस कर देंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरीज हैं, इसमें भी एडजस्टमेंट है कि कुछ कैफेटेरिया को ट्रांसफ़र करना है। देन सैलरीज हैं डॉक्टर्स एंड नर्सिंग स्टाफ की, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर देंगे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करंट एसेट्स के अंदर मेंशन होंगी। और ट्रायल बैलेंस में लास्ट आइटम है यूटिलिटीज़ का, तो इनके अंदर कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है तो इसको हम अपने एक्सपेंसेस में स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर देंगे। ट्रायल बैलेंस में जो इंपॉर्टेंट बात है कि आप कोई भी फिगर मिस नहीं करेंगे, इसी वजह से हमने सीक्वेंस के अंदर सारा डाटा लिया है, और कोई भी चीज़ डुप्लीकेट नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन की तरफ। हमारी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग फिजिकल इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन एंड हॉस्पिटल सप्लाइज वाज 25.8 मिलियन एंड 13.8 मिलियन रिस्पेक्टिवली। मेडिसिन कॉस्टिंग ₹3.1 मिलियन वर फाउंड एक्सपायर्ड, तो ये मेडिसिन में से हम जो है इसको नॉर्मल लॉस ट्रीट करते हुए उसमें से लेस कर देंगे। अब इसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली जो है वो यूज्ड के थ्रू एक्सपेंस में आ जाता है, इसको कोई अलग से 3.1 की एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास जो इन्वेंट्री है उसमें से जस्ट 3.1 लेस कर दें तो जो प्रॉपर NRV है उसके ऊपर आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। मेडिसिन आर ओनली यूज टू ट्रीट द एडमिटेड पेशेंट्स, यानी ये अलग से सेल नहीं होती, तो इनकी सिर्फ हमने यूजेज निकालना था, तो इसकी हम इस वजह से सिर्फ कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक तो हमारी जो इन्वेंट्री है उसने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर रिफ्लेक्ट होना है, तो पहले हम वो इफेक्ट शो कर देते हैं। सो मेडिसिन का स्टॉक शो करेंगे हम, दैट वुड बी 25.8 माइनस 3.1, 22.7। और फिर हॉस्पिटल सप्लाइज का स्टॉक है 13.8। नेक्स्ट इम्पैक्ट इसी इंफॉर्मेशन का हमारी स्टॉक यूजेज पर होगा, तो वर्किंग 2 की तरफ चलते हैं। क्लोजिंग इन्वेंट्री
25.8 में से 3.1 निकाल के मेडिसिन की इन्वेंट्री हमारे पास आ जाती है 22.7 और सप्लाइज़ की आ जाती है जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर 13.8। अब अगर हम देखते हैं तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो इन्वेंट्री की हमने यूज़ की है और दैट इज़ 57.2 फॉर मेडिसन और सप्लाइज़ के लिए ये फिगर है 13.4। ये अमाउंट हमें अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर मेंशन कर देनी चाहिए। तो इसमें भी हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स जैसी कैलकुलेशन की है, लेकिन क्योंकि इनको सेल नहीं किया जाता इन चीज़ों को, तो जस्ट इनका एक्सपेंस फाइंड आउट किया है। अल्टरनेटिवली आप टी अकाउंट बनाकर भी सिमिलर कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो मेडिसिन यूज्ड 57.2 and hospital supplies used 13.4। सेकेंड इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जिसमें यह बताया हुआ है कि ईयर एंड फिजिकल काउंट ऑफ कैफेटेरिया इन्वेंट्री नहीं हो सका, तो गुड्स जो हैं वो ग्रॉस मार्जिन ऑफ 25% ऑन सेल्स पर जो है सेल की जाती हैं। तो इसको हम अपनी वर्किंग वन के अंदर इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो वर्किंग वन में इनकॉर्पोरेट करें तो वी नीड क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू, जो कि हमारे पास नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अगर हमारे पास होती तो हमारे पास आ जाती कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू। अभी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में हमें परसेंटेज बताई हुई है कि 25% जो है वो मार्जिन है। इट मीन्स कि अगर सेल्स 100% है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स 75% और 25% जो है ग्रॉस प्रॉफिट है। नाउ यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम सेल से कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हम सिंपली अगर एक कैलकुलेशन करते हैं तो दैट वुड बी सेल्स की वैल्यू है 24.4, इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से ताकि 1% की वैल्यू आ जाए और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, दैट वुड बी 18.3। नाउ हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू भी है, ओपनिंग स्टॉक भी है, परचेजेस भी हैं, तो एज अ बैलेंसिंग फिगर हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। एंड वी आल्सो गेट ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अब हमारे पास सेल है और हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स भी है, तो उससे हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा। एक अल्टरनेटिव जो सेम तरीका आप यूज़ कर सकते हैं वो ये है कि आप ये कैलकुलेशन करने के बजाय सिंपली 24.4 का 25% लेते हैं, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 6.1। सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस आपके पास होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट वुड बी 18.3, और फिर आप एज अ बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट कर लेते हैं 2.8। सो इस इंफॉर्मेशन के बाद अब हम रेंट की इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड वाज रुपीज़ 1.4 मिलियन, तो हमारे एक्सपेंस के अंदर भी 1.4 ऐड हो जाएगा और हमें एक्रूवल के तौर पे भी जो है रेंट को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। देन हमें यह बताया हुआ है इंफॉर्मेशन नंबर 4 में कि 15% ऑफ सैलरीज एंड 10% ऑफ रेंट जो है वो कैफेटेरिया से रिलेट करता है। तो अगर हम रेंट की अमाउंट देखते हैं तो 19.6 प्लस 1.4 है, और सैलरीज की अमाउंट देखते हैं तो दैट इज़ 24। तो इसका हम जो है एक्रूवल कैलकुलेट कर जो है ट्रांसफ़र कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वर्किंग्स के अंदर हमने जहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया वर्किंग वन के अंदर, वहाँ पर अब हम एक्सपेंसेस को भी मेंशन कर सकते हैं। सो वी हैव सैलरीज एंड वी हैव रेंट। तो सैलरीज जो हैं वो हमारे पास 24 की हैं और 15% उनका बनेगा 3.6। रेंट जो है वो 19.6 प्लस 1.4 का एक्रूवल है, तो इसका 10% बनेगा हमारे पास 2.1। तो इस बेसिस पर जो हमारे टोटल एक्सपेंसेस हैं दैट वुड बी 5.7, और फिर हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को अगर लेस करते हैं तो वी गेट नेट प्रॉफिट, दैट वुड बी 0.4।
तो एक तो हम ये 0.4 का प्रॉफिट जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो एक्सपेंस हमने सैलरीज और रेंट में से निकाले और कैफेटेरिया की ट्रेडिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट किए 3.6 और 2.1, तो ये हमें मेन एक्सपेंसेस में से लेस भी करने हैं। यहाँ पर अगर ट्रांसफ़र किए हैं, यहाँ पे ट्रांसफ़र इन हुए हैं, तो वहाँ से ट्रांसफ़र आउट भी होंगे। तो रेंट में से 2.1 और सैलरीज में से 3.6। प्लस हमने ये जो 2.8 का क्लोजिंग स्टॉक निकाला है कैफेटेरिया का, इसको हम अपने एसेट्स के अंदर भी मेंशन कर देते हैं। अब हमारे पास पॉइंट नंबर 5 है। इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि 48.6 मिलियन की हमने फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज दी हैं। तो हमने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए हैं, उसके अगेंस्ट कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं किया, तो जो सरप्लस और डेफिसिट पे इम्पैक्ट होगा वो आ जाएगा। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है इसको अलग से अपनी किसी रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना चाहता है तो कर देगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको और कोई वे नहीं है डिस्क्लोज करने का। आपके एक्सपेंसेस शो हो रहे हैं और आपके इनकम शो हो रही हैं। फिर 6 पॉइंट है कि वॉक ऑन डायबिटीज डे वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 19। एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इवेंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 1.2 मिलियन वर आउटस्टैंडिंग एंड अनरिकॉर्डेड। तो हम इसे एक्सपेंसेस में भी रिकॉर्ड कर देते हैं और इसका एक्रूवल भी रिकॉर्ड कर देंगे जो कि करंट लाइबिलिटीज़ में शो होगा। देन पॉइंट नंबर 7 है कि मेडिकल इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 36.8 मिलियन वर रिसीव्ड एज डोनेशन। तो इसे हमें अपने नॉन करंट एसेट्स के अंदर भी ऐड करना चाहिए। और इसका सेकंड इफेक्ट हमारी डोनेशन इनकम पे आएगा, क्योंकि ये डोनेशन के तौर पे मिला है। तो हमारी एंट्री होगी मेडिकल इक्विपमेंट डेबिट, डोनेशंस क्रेडिट। लास्ट एडजस्टमेंट हमारे पास है कि डेप्रिसिएशन जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे चार्ज करनी है 15% की बेसिस पे। तो हम एसेट्स की वैल्यू भी देख लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मेडिकल इक्विपमेंट को देखते हैं तो हमारे पास कॉस्ट, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और एक एडिशन है। तो एडिशन के ऊपर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है और बाकी जो आइटम है हमारे पास उसके ऊपर भी चार्ज होनी है। तो इसकी डेप्रिसिएशन 15% के हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह फिक्स्ड एसेट जो है इसकी कॉस्ट और क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दी हुई है, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो जो नेट वैल्यू बनेगी उस पर डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। सो एक्सपेंडिचर में आते हैं। पहले मेडिकल इक्विपमेंट, हमारे पास कॉस्ट है 185.2, उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 64.2 जो लेस कर देंगे, एडिशन है 36.8, इस पर फुल डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। तो ये जो नेट अमाउंट आएगी इसका हम 15% ले लेंगे, दैट इज़ 23.7 मिलियन। इसके बाद हम बात करते हैं अदर फिक्स्ड एसेट्स की। तो उसमें कॉस्ट हमारे पास 110.7 है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 54.7 है। तो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी और उसका हमें 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, दैट वुड बी 8.4 मिलियन। तो जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की हैं वो नॉन करंट एसेट्स में से लेस भी होंगी। तो जब हम सारी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं तो अब हम कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। वर्किंग्स को भी हम ले चुके हैं और इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ चलते हैं। तो इनकम्स का टोटल कर लेते हैं 244.8 मिलियन। एक्सपेंडिचर्स जो हैं हमारे पास अब उनको टोटल कर लेते हैं 202.7 मिलियन। तो हमारी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है,
तो वी वुड गेट सरप्लस, और इनकम में से एक्सपेंडिचर निकाल के हमारे पास 42.1 मिलियन का सरप्लस आ जाता है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब जो सरप्लस की वैल्यू है ये हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर जनरल फंड के अंदर ऐड कर देंगे 42.1 मिलियन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के टोटल करते हैं तो नॉन करंट एसेट्स का हमारा टोटल बनेगा 237.2 मिलियन। करंट एसेट्स का टोटल इसी तरीके से हमारा बनेगा 117.1 मिलियन। तो हमारे पास नॉन करंट एंड करंट एसेट्स का जो एग्रीगेट आ जाता है दैट इज़ 354.3 मिलियन। अब फंड्स का टोटल कर लेते हैं। तो जनरल फंड का टोटल हमारे पास है 237.7। सरप्लस को ऐड करके बर्न्स वार्ड फंड ऑलरेडी आ रहा है, इसके अंदर हम अपनी लाइबिलिटीज़ को ऐड कर देंगे। तो करंट लाइबिलिटीज़ का टोटल हमारे पास है 41.5 मिलियन, और एडिंग द जनरल फंड, बर्न्स वार्ड फंड एंड देन करंट लाइबिलिटीज़ हमारे पास टोटल आ जाता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का 354.3 मिलियन, जो हमारे एसेट्स के साथ भी मैच कर रहा है। सो नॉन करंट एसेट, करंट एसेट्स, देन फंड जिसमें हमारा जनरल फंड है और स्पेशल फंड है, फिर लाइबिलिटीज़ हैं, तो टोटल हमारे मैच हो गए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।